जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे लाल पान की बेगम। इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण पात्र है उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें दोस्तों एक पात्र है बिरज बिरज मोहन। बिरज मोहन, ठीक। इसी को बिरजू के नाम से भी इस कहानी में जाना जाता है। बिरज मोहन, बिरजू का पूरा नाम क्या है? बिरज मोहन। पूरी कहानी में बिरजू बिरजू के नाम से इसे पुकारा गया है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? बिरज मोहन। तो बिरजू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बिरज मोहन किस कहानी का पात्र है, और प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि बिरजू किस कहानी का पात्र है। तो आपको दोनों नाम ही ध्यान में रखने हैं, बिरजू ही बिरज मोहन है, ठीक। अब इसकी उम्र कितनी है? उम्र से भी प्रश्न बन जाते हैं कि बिरज मोहन की उम्र कितनी है। इसकी उम्र है दोस्तों 7 साल। 7 साल का है बिरज मोहन, ठीक। एक इसकी बहन है चंपिया। उसका नाम क्या है? चंपिया। 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 इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 10 साल। 10 साल। चंपिया कितनी उम्र है? 10 साल चंपिया की, ठीक। ये उम्र आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि लाल पान की बेगम कहानी में बृजमोहन की उम्र कितनी थी, या चंपिया की उम्र कितनी थी, ठीक। इसके अलावा दोस्तों एक पात्र है मखनी फुआ। मखनी फुआ। और इसके अलावा दोस्तों जंगी। जंगी का बेटा कौन है? रंगी। और रंगी की पत्नी कौन है? इसका नाम नहीं दिया गया दोस्तों। इसका जिक्र इस तरह किया गया है, जंगी की पतोहू, यानी इसके बेटे की बहू, जंगी की पतोहू। जंगी की पतोहू। पतोहू। पतोहू का मतलब होता है बेटे की बहू, यानी जंगी की बेटे की बहू, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जंगी के बेटे का नाम क्या है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये बहुत कहानी को गहराई से पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा कि जंगी के बेटे का नाम रंगी है, ठीक। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों बिरजू की माँ और बिरजू के बप्पा, ये दो पात्र तो हैं ही इस कहानी में। इसके अलावा और भी पात्र हैं, वो कहानी जब हम पढ़ेंगे तो आपको सामने आएंगे, लेकिन ये पात्र महत्वपूर्ण है दोस्तों इस कहानी में। कहानी समझते हैं, कहानी क्या है दोस्तों। पहले के जमाने में आसपास कहीं मेला लगता था, तब वहाँ हर गांव से दूर दूर से लोग मेला देखने आते थे, ठीक। ऐसा ही एक मेला कहाँ लगा था? बलरामपुर में। बलरामपुर में, ठीक। बलरामपुर में। अब बलरामपुर के मेला देखने की घटना या नहीं, यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पर केवल बलरामपुर के मेले में जो नाच होना था उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है। तो इस कहानी में ब्रज मोहन के बप्पा और ब्रज मोहन की माँ कहाँ जाते हैं? बलरामपुर का नाच देखने। बलरामपुर का नाच, ठीक। ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा, लाल पान की बेगम में सभी लोग कहाँ जाने की बात कर रहे थे? तो कहाँ जाने की बात कर रहे थे? बलरामपुर का नाच देखने, ठीक। बलरामपुर का नाच देखने जाने की बात कर रहे थे। अब इसमें होता क्या है कि बलराम बिरजू के बप्पा के पास बैल तो रहते हैं। बैल तो रहते हैं, बैलगाड़ी में जाते थे उस समय। मोटर वाहन कुछ है नहीं था उस समय। था तो बड़े लोगों के पास था, किसानों के पास नहीं था ऐसी चीजें, ठीक। तो ब्रज मोहन के बप्पा के पास बैल थे, उसके पास गाड़ी नहीं थी। और जब गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी मांगने अपने आसपास के मोहल्ले में जाता है वो गाड़ी मांगने। और गाड़ी मांगने में उसे गाड़ी लाने में बहुत देर हो जाती है। इस गाड़ी मांगते मांगते उसे बहुत देर, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिलती है, लेकिन इतने में बहुत टाइम हो जाता है, ठीक। तब बिरजू की
अम्मा गुस्सा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक बैलगाड़ी लेकर नहीं आया बिरजू का बप्पा। ठीक, इसलिए अब बिरजू की माँ बहुत शौकीन थी, बहुत शौक से तैयार हो रही थी बलरामपुर का नाच देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी नहीं मिलती तो बहुत गुस्सा हो जाती है और बिरजू के बप्पा पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आया। ठीक, लेकिन जैसे तैसे गाड़ी मिलती है, सब लोग तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर बलरामपुर का नाच देखने निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की एक कहानी है। बाकी गहराई से अब इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना है। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, केवल क्लास देखकर छोड़ देते हो, तो ये गलत बात है दोस्तों। लाइक जरूर करना है, अभी तुरंत लाइक का बटन दबा दो। ठीक, आगे देखो। अगर लेखक की बात करें दोस्तों, इस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, और ये कहाँ की कहानी है? बिहार के क्षेत्र की, बिहार के क्षेत्र की कहानी है। ठीक, अब कहानी को पढ़ते हैं दोस्तों। बिरजू की माँ, एक पात्र तो ये है, बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर, क्या उबाल रही थी? शकरकंद। शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। क्यों कुढ़ रही थी? क्योंकि अभी तक बिरजू के बप्पा गाड़ी लेकर नहीं आए। 7 साल का बिरजू, कितनी उम्र है इसकी? 7 साल। ये मोस्ट है ही, मैंने पहले बता दिया। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। यानी घर में अगर शकरकंद उबल रहे हैं तो वहां घर के छोटे बच्चे उनको खाने के लिए ललचाते हैं। और जब ललचाते हैं, लेकिन बिरजू की माँ थी गुस्सा, उसने शकरकंद के बदले उसे 3-4 तमाचे लगा दिए, जिससे वो रो रो कर आंगन में इधर उधर लेट रहा था, इधर उधर घूम रहा था सोकर। ठीक, तो उसे, जब बच्चे रोते हैं तो बिल्कुल मटिया मेट हो जाते हैं, इस तरह रोते हैं वो, पसर पसर के। ठीक, आगे देखो। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है, आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने। तो चंपिया है, उनके आंगन में जब आधे आंगन में धूप थी तब की गई है, और शाम का वक्त हो गया, अभी तक छोवा गुड़ लेकर नहीं आई। छोवा गुड़ लेकर नहीं आई। तो छोवा गुड़ क्यों लेने गई थी? क्योंकि जब बलरामपुर का नाच देखने ये जाएंगे तो इनकी, बिरजू की अम्मा ने कहा था कि उस दिन हम मीठी रोटी बनाएंगे। दोस्तों, पहले मीठी रोटी जब बनती थी तो बहुत बड़ा पकवान इसे माना जाता था। पहले मैंने भी सुना है मेरे दादा से पहले कि जब पहले बाजरे की रोटी बनती थी, पहले गेहूं की रोटी नहीं बनती थी हमारे। लेकिन जिस दिन गेहूं की रोटी बनती थी तो बड़े खुशी, मतलब जैसे अभी आइटम बनाते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं, उसी तरह पहले गेहूं की रोटी बनाते थे त्योहार पर, कभी मेहमान आने पर, इस तरह गेहूं की रोटी बनती थी। ठीक, तो तब की बातें हैं इसी कहानी में कि छोवा गुड़ मीठी रोटी बनाने की बात हो रही है। कहीं जाने पर उत्साह के टाइम, महोत्सव के टाइम पे मीठी रोटी बनती थी इस कहानी में। ठीक, मीठी रोटी बनाने के लिए शकरकंद उबाले जा रहे थे और छोवा गुड़ लेने गई थी। ठीक, छोवा गुड़ लेने गई थी। तो चंपिया, प्रश्न बनेगा यहां से, चंपिया साहू की दुकान पर क्या लेने गई थी? तो क्या लेने गई थी? छोवा गुड़। ठीक, जो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती की बेला हो गई, आज आए लौट के जरा। तो बिरजू की मम्मा बोल रही है, अम्मा बोल रही है बिरजू की माँ कि आज आए लौट के, इतनी देर से गई है अभी तक नहीं आई, आज तो इसकी खबर लूंगी। इतने में पड़ोसिन मखनी फुआ, एक पात्र ये है मखनी फुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की तब बिरजू की माँ गुस्सा होके बोलती है, अरे बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगिया न हो तब न फुआ। बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पग हिया न हो तब न फुआ, तब काम बनता, लेकिन बिरजू की माँ के आगे नात है और पीछे पग हिया है, इसलिए मैं जो बोलती हूँ वो काम नहीं बनता। तो प्रश्न यहां से बनेगा तो इस प्रकार बनेगा
कि बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगहिया न हो तब ना हुआ, तो ये कथन किसका है? इस प्रकार प्रश्न बनेगा। तो कथन किसका है? ये बिरजू की माँ का ही कथन है। ठीक, बिरजू की माँ का ही कथन है। और किससे कहा था ये? मखनी फुआ से कहा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई। जैसे ही उसने ये बात कही, फुआ को गुस्सा आ गया और उसके चुभ गई ये बात। अब फिर मखनी फुआ ने क्या किया? मखनी फुआ नीम के पास पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। दोस्तों, औरतों की आदत मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी, जब उनसे कोई बात चुभने वाली बात कह देती हैं तो औरतें जिससे भी मिलती हैं उसका जिक्र करती ही करती हैं। ठीक, तो इसी प्रकार मखनी फुआ का भी स्वभाव है। जो बात बिरजू की माँ ने उससे कही थी, वो पानी भरने आने वाली औरतों को सुना सुना कर कह रही थी कि जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को चार मन पाट, पाट किसे कहते हैं? झूठ को। और ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न यहां से जरूर बन सकता है कि लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम कहानी में पाट शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में दे देगा धान, जूट, गेहूं, इस प्रकार कहीं ऑप्शन दे देगा तीन चार, उसमें से आपको एक चूज करना है। तो उसमें आपको क्या चूज करना है? पाठ करते हैं जूट। यह प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि लाल पान की बेगम में जूट को क्या कहा गया है? तो पाट कहा गया है। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो मखनी फुआ कहते हैं कि देखो तो उस बिरजू की माँ को, चार मन पाट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते उसके। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब आने अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। ठीक, तो बिरजू मखनी फुआ कह रही है कि 4 मन इस बार इसके थोड़े बहुत पैसे हो गए तो इसके पैर नीचे ही नहीं टिक रहे। पहले तो 8 दिन पहले से कह रही थी गली में कि इस बार बिरजू के बप्पा बोल रहे हैं कि बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाऊंगा। सबसे बोल दिया इसने, अपनी खुशी को जाहिर कर दिया औरतों में। अब औरतों की आदत, औरतों क्या है, इंसान की आदत रहती है, जब घर में कोई खुशी का माहौल होता है या कोई चीज लानी होती है या कहीं जाना होता है, तो वो अपने आसपास के लोगों को पहले से ही जता देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो जाने वाले हैं, पहले से ही कर देते हैं। चाहे वो काम बने कि न बने बात की बात है, लेकिन पहले उसका ढिंडोरा पीट देते हैं। इसी प्रकार ढिंडोरा बिरजू की माँ ने भी पीट दिया था मोहल्ले में। तब तब बेचारी ने, मखनी फुआ ने कहा कि इसलिए मैंने उससे अभी टोक दिया कि सुनती हो क्या? तब मैंने बोल दिया उससे कि बलरामपुर का नाच देखने नहीं जा रही क्या? अब मुझे क्या पता उसके घर में क्या रामलीला चल रही है। तब पता है बिरजू की माँ ने क्या कहा? इस प्रकार वो पनियारी से बता रही थी बिरजू की माँ के बारे में। तब क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने पता है? ऐसे बोल रही थी पानी भरने वालियों से। ठीक, मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की मैया की आगे नात और पीछे पगिया होना तब ना। इस प्रकार बिरजू की माँ ने जो बात कही थी वो औरतों को सुना रही थी। कौन? मखनी फुआ। आगे देखो, इतने में क्या होता है कि जंगी की पतोहू, कौन? जंगी की पतोहू, ये भी महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों। जंगी की पतोह यानी जंगी के बेटे की बहू। जंग, कई बार आपको लगेगा, अगर आप न जानते हो तो जंगी की बहू, लेकिन जंगी की बेटे की पत्नी है ये। जंगी की पत्नी नहीं है, जंगी के बेटे की पत्नी है ये। ठीक, पतोहू का मतलब होता है बेटे की बहू। ठीक, तो जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। तो ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहानी में कौन बिरजू की माँ से नहीं डरती? जंगी की पतोहू। क्यों नहीं डरती? वह जरा गला खोल कर कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमेंट, सर्वे सेटलमेंट। ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है।
पहले क्या हुआ था, जब जमीन का एक बड़ा भाग जमींदारों के पास ही था, गरीब मजदूरों के पास, किसानों के पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी। वो जमींदारों के यहाँ जमीन करके खुद के लिए थोड़ी बहुत मजदूरी उनको मिलती थी, उसमें गुजारा करते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने सर्वे सेटलमेंट नाम से एक योजना चलाई। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जो जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें थी, उनको छीन कर गरीब मजदूरों में उनका वितरण किया गया, उन जमीनों का। ठीक, उन जमीनों को गरीबों में बांट दिया गया, थोड़ी थोड़ी जमीन सभी गरीबों को बांटी गई थी उस समय। सर्वे सेटलमेंट का मतलब ये होता है। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से इस प्रकार बन सकता है कि सर्वे सेटलमेंट का जिक्र किस कहानी में आया है, तो किस कहानी में आया है, लाल पान की बेगम में। तब जंगी की पतों गला खोल कर कहते हैं कि फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बेल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगिया झूलती। मतलब जंगी की पतों ने कहा कि फुआ, जब सर्वे सेटलमेंट हो रहा था तब तू भी चली जाती वहां बाबू के पास, तो तुझे भी 2-4 बीघा जमीन मिल जाती, तेरे भी थोड़ा बहुत पाट यानी जूट की खेती हो जाती, तेरे भी घर में बेल आ जाते, गाड़ी आ जाती, इस तरह तेरे भी सारे काम हो जाते हैं। इस तरह पहले तो वो मखनी फुआ से कहती हैं। ठीक, इस प्रकार मखनी फुआ को से जवाब देती है, बात करती है मखनी फुआ से। आगे देखो, जंग की पतोह मुंह जोर है, यानी मुंह जोर का मतलब होता है हर किसी से भिड़ने वाली, मुंह जोर है। तो मुंह जोर किसे बताया गया है इस कहानी में, जंगी की पतोहू को। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। एक बार प्रश्न बना था दोस्तों, लाल पान की बेगम में रेलवे स्टेशन के पास की लड़की कौन है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की कौन है, जंगी की पतोहू। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है। तो जंगी की पतोहू को कितने महीने हुए उसके गोने को, 3 महीने। गोने का मतलब होता है उसकी शादी को। 3 महीने गोने को, किसके गोने को, जंगी की पतोहू को। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण, इस बार प्रश्न बन सकता है कि जंगी की पतोहू को गोने को कितने महीने हुए थे, 3 महीने हुए थे। ठीक, नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों को से एक आध मोर्चा ले चुकी है। यानी कुरमा टोली में रहती है वो कौन, कुरमा टोली, कुरमा टोली। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी टोली का जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो एक तो कुरमा टोली का, कौन सी टोली, कुरमा टोली, कुरमा टोली। ठीक, जैसे जैसे टोलियों का नाम आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी टोली का नाम इस कहानी में लिया गया है। तो कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी हैं। उसका ससुर जंगी, तो ससुर कौन है, जंगी, दागी चोर है। और उसका खसम यानी उसका पति रंगी कुरमा टोली का नामी लठेत है, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। इसलिए डॉन बनती है जंगी की पतोहू, क्यों, क्योंकि उसका ससुर भी दबंग है, उसका पति भी दबंग है। तो स्टेशन की पास की लड़की है ये तो, यानी कुरमा टोली कहाँ पड़ती है, स्टेशन के पास की कुरमा टोली। और कौन सी टोली में रहती है जंगी की पतो, या जंगी या रंगी, कौन सी टोली में रहते हैं, कुरमा टोली में। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि रंगी जंगी कौन सी टोली में रहते हैं, कुरमा टोली में रहते हैं। आगे देखो, बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूं। यानी वो गुस्से में बोलती है बिरजू की माँ कि आज तू आ तो सही, तेरी गर्दन मरोड़ के आज चूल्हे में दे दूंगी। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली
तो कौन सा गीत का जिक्र किया है? बेस्कोप का गीत। बेस्कोप का गीत गाने वाले पतुरियां पतों सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई, अरे चंपिया तू आ तो सही घर पे। इस तरह गुस्से में बिरजू की माँ जोर जोर से चिल्लाती हैं। तो कौन से गीत का जिक्र किया गया है दोस्तों यहाँ पर बेस्कोप में? बाजे ना मुरलिया। कौन से गीत का? बाजे ना मुरलिया। ठीक, बाजे ना मुरलिया। आगे देखो, जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात, बिजली की बत्ती भक भक जलती है। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है कि बिजली की बत्ती भक भक जलती है, ये किसका कथन है? ये है जंगे की पतोहू का। किसने कहा है? जंगी की पतोहू ने, कि बिजली की बत्ती भक भक जलती है। किसके बारे में कहा है? और बिरजू की माँ के बारे में। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ वो उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी। यानी जब वो बहुत लेट होने पर घर आई तो बिरजू की माँ ने आते उसे तमाचे लगा दिए। ठीक, तब वो रोने लगी और चीख कर कहती है चंपिया कि मुझे क्यों मारती है, सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन, फिर बिरजू की माँ बोलते हैं कि सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती, कि नानी एक ही सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं क्या, दूसरी पे चले जाती जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। तो कौन सा गीत? बाजे न मुरलिया। कौन सा गीत सीखने जाती थी चंपिया? बाजे न मुरलिया। चाल सीखने जाती हैं टीसन की छोकरियों से। टीसन मतलब टीसन पर रहने वाली जो थी वो गाती थी कौन सा गीत? बाजे न मुरलिया। तब बाजे न मुरलिया गाती थी। फिर आगे देखो दोस्तों, बिरज ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे, बिरजू ने तलहती फैलाई, यानी अपने हाथ आगे किए और अपनी मैया से बोला कि मैया एक उंगली से निकाल कर थोड़ा सा गुड़ दे दे, देना मैया, एक रत्ती भर दे दे। तब बिरजू की माँ बोलती है कि एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। अब बिरजू के पप्पा गाड़ी लेकर नहीं आए, बहुत टाइम लगा दिया उसने। तब बिरजू की माँ बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में बोलने लगी कि बन गई मीठी रोटी, अब नहीं बनेगी, देख लिया बलरामपुर का नाच। ठीक, इस तरह बिरजू की माँ गुस्से में रहती हैं। अब 10 साल की चंपिया जानती हैं, तो चंपिया की उम्र कितनी है? 10 साल। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 साल की चंपिया जानती हैं शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां से उसे बाल पकड़कर झकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। यानी उस बिरजू की माँ बोलते हैं कि चल चंपिया इन शकरकंद को छील। अब 10 साल की चंपिया सोचती है कि अभी मैं यहाँ शकरकंद छीलने बैठूंगी तो अभी माँ गुस्से में है और छोटी छोटी बात पर मुझे पीटने की कोशिश करेगी, इस तरह वो सोच रही थी चंपिया। ठीक, आगे देखो, बिरजू जाके सिद्धू की बहू से कहो। तो किसकी बहू? सिद्धू की बहू। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट फैक्ट तो आपको सभी ध्यान में रखने हैं। कहानी तो ऐसे ही कि बहुत बड़ी रहती है, लेकिन फैक्ट थोड़े से रहते हैं कहानी में, और ये फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। बिरजू की बिरजू जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई थी और फिर लौटाने का काम नहीं, जा जल्दी, सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। एक लाइन यहाँ तक है दोस्तों, इसको यहाँ तक ही पढ़ना है अभी, कि बिरजू की माँ बोलते हैं कि सिद्धू की बहू है 1 घंटे पहले 1 घंटे के लिए कढ़ाई ले गई थी लेकिन अभी तक देने नहीं आई, जा बिरजू तू जा उनके घर पे जा और कढ़ाई मांग के ला। तो ये फैक्ट दोनों ही महत्वपूर्ण है।
प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार बनेगा कि कढ़ाई मांगकर कौन ले गई थी? सिद्धू की बहू ले गई थी। एक प्रश्न इस प्रकार ऐसे भी बन सकता है यहां से कि सिद्धू की बहू क्या मांग के ले गई थी? कढ़ाई मांग के ले गई थी। ठीक। अब सूरज भगवान डूब गए हैं, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई, अभी तक गाड़ी नहीं आई, इस तरह कौन सोच रहा था? सोच रहे थे बिरजू सोच रहा था। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। नहीं, बिरजू नहीं, बिरजू की अम्मा सोच रही थी ऐसे कि सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई, अभी तक गाड़ी नहीं मिली बिरजू के पप्पा को। तब चंपिया बोलती हैं, बीच में बोल उठती हैं कि चंपिया बोलती हैं कि कोयरी टोले टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। यानी ये एक दो टोली हो रहा है, कोयरी टोली और मलदैया टोली। तो पहले कौन सी टोली हो गई? कुरमा टोली। दूसरी कौन सी टोली है? कोयरी टोली। कोयरी टोली। पहले मोहल्लों के नाम रहते थे दोस्तों ऐसे। कौन सी टोली है? कुरमा टोली, कोयरी टोली, मलदैया टोली। मल दहिया, मलदहिया टोली। ठीक। मलदहिया टोली। तो तीन टोली के नाम आए हैं अभी। अब वापस कहानी पे आते हैं कि चंपिया कहती है अपनी माँ से कि माँ, कोई टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी बप्पा को। बप्पा बोल के गए हैं कि अब मैं मलदिया टोली में जा रहा हूँ, वहां तो जरूर मिलेगी, आप तैयार होकर बैठ जाना। ठीक। अब बिरजू, इतने में बिरजू आता है कि बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया देख, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। अब बिरजू बालक, 7 साल का बालक। अब बालकों की हरकत हरकत तो ऐसी ही होती है। वो जैसे कढ़ाई लेकर आया तो उसको सिर पे औंधा रख के लाया और खुश होते आया कि देख दीदिया देख, मिलिट्री टोपी, इस पे 10 लाठी भी मारो तब भी कुछ नहीं होता। इस तरह वो हंसता खेलता हुआ आता है। ठीक। आगे देखो। संजा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। तो कौन कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी? चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी। तो क्या पहनेगी चंपिया? छींट की साड़ी। बिरजू पैंट पहनेगा। बिरजू क्या पहनेगा? पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पर चढ़कर बलरामपुर का नाच देखने जाएंगे। ऐसा सोचती है कौन? चंपिया। और चंपिया सोचते सोचते चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। यानी सोचते सोचते उसकी आंखों में आंखें भर आई बेचारी चंपिया की कि ऐसा कहती थी अम्मा, लेकिन क्या करे, गाड़ी ही नहीं मिल रही, गाड़ी ही नहीं मिल रही। इसमें दोस्तों इस कथन में एक दो फैक्ट हैं। चंपिया क्या पहनेगी? छींट की साड़ी, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और बिरजू क्या पहनेगा? पेंट। ठीक। बिरजू क्या पहनेगा? पेंट पहनेगा। बिरजू का भी दिल भर आया जब गाड़ी नहीं मिली। बिरजू को बेचारे, बिरजू भी बहुत खुश हो रहा था कि आज तो बलरामपुर का नाच देखने जाएंगे, लेकिन क्या करे, अभी तक गाड़ी लेकर बप्पा नहीं आए। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। क्या कबूला? एक बैंगन। अब बाल मन है, जैसे उसने गाड़ी आने में देर हुई, उसने मन ही मन सोच प्रार्थना की किससे? जिन बाबा से, कि जिन बाबा एक बैंगन चढ़ाऊंगा, जल्दी से गाड़ी लेके बप्पा को भेज दो। इस तरह बालक अपने मन ही मन में प्रार्थना करता है किससे? जिन बाबा से। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर करवटें ले रही थी। यानी मड़ैया ने उसकी झोंपड़ी के अंदर, बिरजू की माँ तो सो गई और पहले से और बिरजू की माँ लेटे लेटे क्या सोच रही है कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने
किसी को भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है। ये कथन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कि पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए, ये कौन सी कहानी में है? ये लाल पान की बेगम में। अब लेटे लेटे क्या सोच रही है बिरजू की मैया कि पहले से किसी की बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए, भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया ना, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है ये किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। तो बिरजू तो किसे पूछता है, किसे? मनी मन जिन बाबा को। और बिरजू की मैया किसे पूछती है? भोला बाबा को। ठीक। तब शिकायत करती है कि भोला बाबा किस चीज का किस चीज किस चीज का मतलब किस चूक का फल दे रहे हो, किस कैसी क्या गलती हो गई मुझसे, जो मेरे मन ने जो बात चीती थी, मेरे मन ने जो बात जो थी वो पूरी नहीं होने दे रहे हो आप। ठीक। आप अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। बिरजू की माँ सोच रही है कि मैंने तो सभी जितनी मान मनौती थी सब पूरी कर दी, अभी तक कुछ ऐसा रह गया क्या जो ये बात देखने को मिली है। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो, यानी जो सर्वे सेटलमेंट के समय उसने मनौतियां की थी कि जमीन मिल जाए तो मैं ये मनौतियां पूरी करूंगी, तो वो तो सारी पूरी कर देती, ठीक ही तो है। तभी उसे याद आता है कि महावीर जी का रोट बाकी है। क्या बाकी है? महावीर जी का रोट बाकी है। महावीर जी का रोट बाकी है, ये रह गया, इसलिए शायद ये चूक हुई है। तब बिरजू की मैया बोलती हैं, हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ, भूल चूक माफ करो, जल्दी से गाड़ी मिल जाए बिरजू के बप्पा को ताकि हम मेला देखने जाएं। इस तरह बिरजू की माँ सोचती है मनी मन। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतों बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, भक भक बिजली बत्ती। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खोकियों की आंखें किरकरी पड़ गई हैं। तो सर्वे सेटलमेंट के समय बिरजू के बप्पा को कितनी जमीन मिली थी? 5 बीघा जमीन। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। कितनी जमीन मिली थी सर्वे सेटलमेंट के समय बिरजू के बप्पा को? 5 बीघा जमीन। अब बिरजू की माँ सोच रही है, बिरजू की माँ को जंगी की पतों की बात याद आ रही है, भक भक बिजली की बत्ती। ठीक। भक भक बिजली की बत्ती। तब वो सोचती है कि 5 बीघा जमीन क्या हासिल कर ली बिरजू के बप्पा ने? गांव की तो आंखें खिरखिरी हो गई, यानी उनको तो देखा ही नहीं जा रहा, इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी खुदखोखी का भरतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है, उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया था। तो बड़ा बेटा किसका? बाबू साहेब का। बाबू साहेब का बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देके गया था। आखिर बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। किसने? बाबू साहब के। ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाबू साहब का छोटा बेटा या फिर बड़ा बेटा, इन दोनों में से किसने बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा था? तो छोटे बेटे ने, बाबू साहब के छोटे बेटे ने बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा था। ठीक। तो बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा कि और बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा और कहा बिरजू की माँ से, ये जमीन बाबू ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इस जमीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है उतना सा जरा सा लड़का। तो ऐसा बिरजू की माँ कह रही कि हमसे जलते क्यों हो भाई? जब सर्वे सेटलमेंट का समय था तो बिरजू के बप्पा ने कुरमा टोली के एक एक व्यक्ति से बोला था कि भाई अपने आवाज कड़ी कर लो, तुम्हें भी जमीन मिल जाएगी।
बाबू साहब के सामने लेकिन कोई कुरमा टोली का कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। और हमें जो 5 बीघा जमीन मिली उसके लिए हमें क्या ऐसे ही थोड़ी मिल गई, हमें भी बहुत दुख झेलने को पड़े इसके लिए। तो बाबू साहब का बड़े बेटे ने कहा था कि तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, आग। तो किसने कहा था? बाबू साहब के बड़े बेटे ने। और बाबू साहब ने छोटे लड़के को भेजा घर पे, मेरे घर पे, और मुझे मौसी कह के बोला कि ये जमीन तो मेरे नाम पे की थी मौसी, और इसी से मेरे पढ़ाई का खर्चा चल रहा है, इस जमीन को मुझे लौटा दो मौसी। अगर मौसी तुम इस जमीन को नहीं लौटाओगी तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इस तरह बाबू साहब के छोटे लड़के ने मुझसे विनती की। इस तरह वो लोगों को मोहना जानता था, इस तरह लोगों को मनाना जानता था, लेकिन मैं नहीं मानी। इस तरह वो मन ही मन सोच रही थी। आगे देखो, आगे क्या है? चंपिया, बिरजू सो गया क्या? अब चंपिया की माँ बोल रही है कि चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया। अब वो झोंपड़ी के अंदर जो लेटे लेटे बोल रहे हैं कि बिरजू तू भी आजा, चंपिया तू भी आजा। भला आदमी, आए तो एक बार आज। अब उसे बिरजू के पप्पा के ऊपर बात बोल रही हूँ कि अब आए तो एक बार घर पे, बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएगा, अभी तक तो गाड़ी लेके आए नहीं। इस तरह वो गुस्से में बिरजू के पप्पा को मनी मन खरी खोटी सुना रही है। भला रे भला आदमी, भला रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। यानी बिरजू की माँ ने उसे बार बार की धक्का देके कहा, अरे जाओ जाओ सर्वे सेटलमेंट में जमीन लेनी है, वरना। रोज बिरजू का पप्पा क्या करता था? रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाता था, मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मजूरी अच्छी है। यानी बाबू साहब से डरकर कहता था वो कि बिरजू की माँ रहने दे, जमीन लेके क्या करेंगे, मजदूरी अच्छी है। लेकिन बिरजू की माँ उसको घर पे बैठने नहीं देती थी, कहती थी जा जमीन तो लेनी है। इस तरह बार बार उसके सताने पर उसने जमीन ली। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। बिरजू की माँ ने फिर लेकिन एक दिन गुस्से में आकर कह दिया कि रहने दो, जमीन नहीं ले तो तुम्हारा जब कलेजा ही नहीं है तो क्या करोगे जमीन लेके? आज तुम ले लोगे तो कल कोई और छीन लेगा जमीन को, अगर तुम्हारा कलेजा ही नहीं, तुम्हें हिम्मत ही नहीं तो। तब ऐसे सोचते सोचते बिरजू की माँ एक मुहावरा बोलती है कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार बन सकेगा यहाँ पर कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ये मुहावरा या ये पंक्ति कौन सी कहानी में है? कौन सी कहानी में? लाल पान की बेगम में। ठीक, और किसने कहा है ये मुहावरा? बिरजू की माँ ने। अब इसका अर्थ क्या है कि जोरू यानी पत्नी, और जमीन यानी औरत, और जमीन उसी के रुकती है जिसमें जोर होता है, जिसमें ताकत होती है। वरना पत्नी भी दूसरे की जाती है और जमीन भी दूसरा छीन लेता है अगर आप में ताकत नहीं है तो। ठीक, इस कहानी का ये अर्थ है इस लाइन का। ठीक, आगे देखो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। यानी जैसे जैसे बिरजू के पप्पा गाड़ी लेकर आए तो उनको, बिरजू की माँ को, बिरजू को और बिरजू की बहन चंपिया को, तीनों को एक घंटियों की आवाज सुनाई पड़ी। तब बिरजू की माँ बोलती है कि अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ ही कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है गड़गड़ाती है ना। फिर दोनों ने कही, इस तरह दोनों जवाब देते हैं उसके माँ के कहने पर। लगता है गाड़ी भी ले आए, बैल भी आ गए और गाड़ी भी ले आए। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती है। बैल भी जब बाहर जाते हैं अपने घर के जानवर, तो जैसे ही उनका शाम का टाइम होता है तो वापस आने के लिए भी उतनी जल्दी से आते हैं जितनी जल्दी से वो जाते हैं। ठीक, चंपिया, हाँ। बाहर से पुकार कर उसके बाप ने बैलों को घास दे दिया। चंपिया मतलब उसके बिरजू के पप्पा ने क्या किया?
जोर से पुकारा, चंपिया चंपिया मैं आ गया हूँ, बेल लेके जल्दी से तैयार हो जाओ। इस तरह कहते कहते वो बेल को घास डाल रहा था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी न चिराग न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? इस तरह चंपिया के पप्पा ने सोचा। किसने सोचा? चंपिया के पापा ने। बिरजू बेटा, बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। यानी उसको पता चल गया कि ये लोग सब गुस्सा हो गए हैं। तब बिरजू के पप्पा ने बिरजू को प्यार से पुकारा कि बिरजू बेटा, बिरज मोहन, मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अभी तो सभी लोग जा रहे हैं। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। बिरजू की माँ ने बोला कि अब गाड़ी लेकर क्यों आए? अब तो नाच खत्म हो गया होगा। फिर तब बिरजू के पप्पा बोलते हैं कि नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी यानी सांप की तरह चलने वाली गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। तो कहाँ लाने गई है? मोहनपुर होटल बंगला से। मलदैया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। यानी जब कोयरी टोली में उसे गाड़ी नहीं मिली तब मलदैया टोली की तरफ जाने लगा। तब उसके खेत आए। किसके खेत? बिरजू के पप्पा के खेत आए। और उस खेत में उस समय कौन सी खेती हो रही थी? धान की खेती हो रही थी। कौन सी खेती थी उस समय? धान की खेती। धान को देखकर आंखें जुड़ गई। यानी इतना अच्छा धान हो रहा था कि उसे बिरजू के पप्पा देखता ही रह गया। सच कहता हूँ, पंचसी तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया। और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? यानी दोस्तों अभी भी जब खेती होती है तो सबसे पहले उसे भगवान की चढ़ाता है थोड़ा बहुत। जैसे धान किया है तो धान को थोड़ा बहुत निकाल के सबसे पहले भगवान के आगे चढ़ाया जाता है और उसको क्या कहते हैं? नववान। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नववान। नववान यानी अपने खुद के लिए प्रयोग करने से पहले हम थोड़ा बहुत अनाज निकाल के उसे मंदिर में ले जाके भगवान के चढ़ाते हैं। लेकिन बिरजू ने क्या किया? अपने मुंह में थोड़े से चावल के दाने, धान के दाने डाल लिए। इस पर उसकी माँ गुस्सा हो गई। कैसा लुक्कड़े है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? यानी इन्होंने सब नेक धर्म नष्ट कर दिया। फिर बिरजू के पप्पा कहते हैं कि क्या हुआ, डांटती क्यों हो? फिर बिरजू की माँ बोलती हैं कि नौवान के पहले ही नया धान झुटा दिया, देखते नहीं? यानी भगवान के चढ़ाने से पहले ही इन्होंने धान को झूठा कर लिया। धान को झूठा कर लिया। तो नौवान, 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 नौवान किस कौन सी कहानी में आया नौवान शब्द? लाल पान की बेगम में। ठीक। लेकिन फिर बिरजू के पप्पा समझाते हैं कि ये तो बालक है, इनका कोई दोष नहीं होता, इनका सब दोष क्षमा होता है। इस तरह बिरजू की माँ को समझाते हैं। तब फिर बाद में रोटी बिरजू के पापा बोलते हैं कि रोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? ऐसे कहा बिरजू की माँ ने। फिर चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो बिरजू की माँ बोलती हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, जा चंपिया तू मखनी फुआ को बुला ला। लेकिन बिरजू की आवाज देने पर वो नहीं आई। तब बिरजू की माँ बोलते हैं, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही हैं। ऐसा किसने कहा? चंपिया ने। लेकिन मखनी फुआ नहीं आई क्योंकि वो गुस्सा थी उससे। फिर खुद बिरजू की माँ बोलते हैं कि अरे फुआ। बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या?
नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं तो मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। दोस्तों ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि मीठी रोटी बनाती बनती तो बिरजू की माँ के घर में है, लेकिन मीठी रोटी बनाना किसे आती है? मकनी फुआ को। ठीक, बिरजू की माँ को मीठी रोटी बनाना नहीं आती। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। क्या वही मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा, इस तरह अपने पापा को दिखाने लगा वो। तो ऐसा करने पर सभी हंस पड़े। ठीक, सभी हंस पड़े। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। तो चंपिया ने कौन सी साड़ी पहनी? छींट की। बिरजू ने पैंट पहना, लेकिन उसके पैंट में बटन नहीं था, तो बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। ठीक है, तो पटसन की डोरी से बेल्ट को बांध लेता है उसके, क्योंकि पैंट में बटन नहीं है। अब जब वो तैयार हो गए, तैयार होकर सब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठने वाले थे। उस समय जब ये कहानी लिखी गई थी तो कौन सा क्या था? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था, तो पूर्णिमा थी उस दिन। पूर्णिमा आपको ध्यान में रखनी है। लाल पान की बेगम में जब बलरामपुर का नाच देखने जा रहे थे लोग, तब अमावस्या की पूर्णिमा, तो क्या थी? पूर्णिमा। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी में अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। यानी अभी गाड़ी में बहुत जगह है, अभी और भी इसमें आ सकते हैं, जो लोग रह गए होंगे उनको बिठाकर ले चलेंगे। इस तरह तो बिरजू की माँ बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है जब उसका काम नहीं बनता। अब जैसे उसका काम बना तो उसने दूसरों के बारे में भी सोच लिया। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतो नाच देखने चली गई क्या? किससे कहा था? बिरजू के पप्पा से कहा। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। यानी गाड़ी रुकी, और तो गाड़ी जैसे रुकी तो जंगी के घर से आवाज आने लगी कि कोई रो रहा है। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था और बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से नहीं लौटा, कुतैया नाच देखने जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। यानी जंगी की पतों भी नाच देखने के लिए रो रही हैं कि मुझे भी नाच देखने जाना है, लेकिन क्या करें यार, रंगी तो अभी मेले से नहीं लौटा। फिर जब ऐसा सुनती हैं तो बिरजू की माँ बोलती हैं कि अरे टीसन वाली, तू रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झटपट से कपड़ा पहनकर, साड़ी गाड़ी सारी गाड़ी पड़ी हुई है ना बेचारी, आ जल्दी आ। यानी तू काहे को रो रही है जंगी की पतो हूँ, मेरी गाड़ी में भी बहुत जगह है, तुम मेरे साथ चलना। और जैसे ये शब्द सुनती है जंगी की पतो तो तैयार होके आ जाती हैं। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। तो काकी बोलती है कि तू भी आजा आजा, गाड़ी में बहुत जगह है। तो एक पात्र ये भी है, कौन? राधे की बेटी सुनरी। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि राधे की बेटी का नाम क्या है? सुनरी, और सुनरी किसकी बेटी है? राधे की। ठीक। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना का घर है। किसका घर? लरेना का। उसकी बहू भी नहीं गई थी, तो बिरजू की माँ ने कहा कि उसको भी बुला लाओ। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं, जल्दी आ जाएं, गाड़ी बहुत खाली है। जंग की पतोहू लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई, गाड़ी में बैठने के लिए, और तीनों बैठ भी गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 मास पहले ही हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। तो किसकी साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की
गंध आ रही थी जंगी की पतोह की साड़ी से। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसकी साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी, तो किसकी साड़ी से आ रही थी? जंगी की पतोह की साड़ी से। ठीक। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल में जाने लगी, यानी सब गाड़ी में बैठ गए और बलरामपुर का नाच देखने के लिए जाने लगे, रास्ते में पहुंच गए। चांदनी रात यानी पूर्णिमा की रात थी, और महीना कौन सा था? कार्तिक। कार्तिक महीना था, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा महीना था? कार्तिक का महीना। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। जैसे हम धान के बगल से निकलते हैं तो धान के फूलों की गंध आ रही थी, धान के खेतों से धान की गंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी। बिरजू की मां को अचानक याद आई। क्या याद आई? कि चंपिया, सुनरी और लरेना की बीवी और जंगी की पतोह, ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। तो फैक्ट ये ध्यान रखना है दोस्तों, बेस्कोप का गीत गाना कौन कौन जानती है? चंपिया जानती है, दूसरा सुनरी जानती है, तीसरी कौन है? लरेना की बीवी, चौथी कौन है? जंगी की पतोहू। तो गांव में चार हैं जो बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये चारों ही बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। प्रश्न इस प्रकार बनेगा, इन चारों में से तीन का नाम दे देगा और किसी एक दूसरे का नाम दे देगा, इनमें से कौन बेस्कोप का गीत गाना नहीं जानती। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन जानती है बेस्कोप का गीत गाना। चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। ठीक। आगे देखो। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, ऐसा किसने कहा? चंपिया की मां ने। चंपिया से बोली कि एक बेस्कोप का गीत गा चंपिया। डरती काहे हैं, जहां भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी है, यानी तू जहां सीखने जाती थी ये गीत, वो भी तो यहीं बैठी, अगर कहीं भूल गई तो बगल में बैठी वो बता देंगी। चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। कौन सा गीत गाया चंपिया ने? चंदा की चांदनी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। चंपिया ने कौन सा गीत गाया? चंदा की चांदनी। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, वो लोग बलरामपुर का नाच देखने चले जाते हैं। तो ये फैक्ट दोस्तों जो मैंने बताए आपको ध्यान में रखने हैं, और जो मोस्ट लगाए हैं उनको तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यार दो गीतों का जिक्र हुआ है, कौन कौन सा? बाजे ना मुरलिया जो सीखने जाती थी, ठीक, और गाड़ी में कौन सा गीत गाती है? चंदा की चांदनी। ठीक। तो ये दो फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, जरूर कमेंट करना है। और तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में अगली अगली कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही।